नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी हो या सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछने की मैक्सिमम चांस रहती है इस क्वेश्चन से। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक माइक्रोन इसके बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करेंगे तो इसको मैंने फॉर्मूला देखते हैं कैसे हो जाएगा। और देखेंगे 10⁻⁻1 हो जाएगा आपको। 10 बराबर कितना हो जाएगा? डेसी। 10⁻⁻2 हो जाएगा डेसी सेंटी। 10⁻3 मिली। 10⁻6 माइक्रो। 10⁻9 नैनो। 10⁻12 किसको बोलेंगे? पिको। 10⁻15 फर्नी। 10⁻18 अल्टो। 10⁻21 10⁻21 एक्टो। 10⁻24 ये हो जाएगा आपको जेप्टो। और याद करेंगे दोस्तों, देखेंगे फिर से इसको रिपीट। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। नैनो पिको फर्मी अल्टो अल्टो जेप्टो एक्टो। इसको दो चार दोस्तों रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप लोग रिवीजन करिए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। नैनो पिको फर्मी अल्टो जेप्टो एक्टो एक्टो। तो हम लोग से दोस्तों कौन पूछा था आपको क्वेश्चन में? हम लोग से पूछा था दोस्तों माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर पूछा था। माइक्रोन किसको हम लोग कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपको। ऑप्शन इसमें हो जाएगा 10⁻6। आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर कौन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 10⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। वहीं अगर देखें क्षेत्रमापी यानी प्लेनीमीटर एक कैसे एक ड्राफ्टिंग उपकरण है, जिसकी सहायता से समतल स्थानों का क्षेत्रफल ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है, माने मापा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनार। अगर वहीं दोस्तों हम बात करेंगे सोनार की, तो किसी निम्नलिखित वस्तु तथा जल के भीतर डूबे हुए जहाज या पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए सोनार नामक एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म पूछ दे हम लोगों से, सोनार स्पेस लेते हैं यहाँ पर, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म दोस्तों एस मतलब क्या हो जाएगा? साउंड। साउंड नेविगेशन। इसको मतलब साउंड नेविगेशन सन एंड आर से मतलब रैंगिंग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, सोनार का पता किया जाता है। अगर दोस्तों को आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों का पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनार कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर कर रहा है, यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या है दोस्तों? तो सोनोमीटर तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। यह लकड़ी के खोखले आयताकार डब्बे के रूप में होता है, जिसके एक छोर पर एक
हुक और दूसरे छोर पर एक चरखी लगी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कर जल प्रवाह को मापने के लिए यूनिट क्या है, मतलब जल प्रवाह को मापने की यूनिट कौन सी है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूसेक हो जाएगा। यानी जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होता है, क्यूसेक अथवा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गति नहीं है। अगर वहीं देखें दोस्तों, वेक्टर राशियां वे राशियां होती है जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण बल, दाब, वेग तथा त्वरण आदि है। बाकी गति में कोई इसमें नहीं है, दिशा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, डी ब्रोगली तरंगे होती है। यानी क्वांटम यांत्रिक में पदार्थ की तरंगों के डी ब्रोगली तरंगे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज किसने, डी ब्रोगली ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, समक्रांतिकी यानी डिक्लेशन। देखें दोस्तों, किसी स्थान पर चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच का कोण यानी चुंबकीय संक्रांति यानी मैग्नेटिक डिक्लेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है वायुमंडल की कौन सी परत हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, बाह्यमंडल। देखें बाह्य परत यानी वायुमंडल की बाह्य परत हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है। यह भूमध्य मंडल के ऊपर स्थित होती है। यह पृथ्वी के सतह से लगभग 480 किलोमीटर ऊपर होती है। यह परत वह विद्युत अवशेषित आयनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। और दोस्तों बात करें तो पृथ्वी कितने भागों में बांटे, 5 भागों में बांटा गया आयन मंडल को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। गिरते हुए जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इस घटना को हम क्या कहते हैं, त्वरित झंझावट कहते हैं। यानी वायुमंडल में वर्षा के दौरान नमी तथा ऊपर उठती हवा के घर्षण से बादलों की परतें विपरीत आवेश युक्त आयनों से युक्त हो जाती है। तीव्र गति से चलती हवा से वर्षों के दौरान जल की बूंदों का विद्युत निरावेशन में तीव्र ध्वनि एवं चिरंगारी या चमक उत्पन्न करता है। यही त्वरित झंझावत यानी थंडर स्टॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, त्वरित झंझावट को थंडर स्टॉर्म, STORM स्टॉर्म कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक होती है। कौन सी शक्ति है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा इसका विद्युतीय शक्ति है। अगर देखें इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय कण है, कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे ऋण विद्युतीय कण है, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है। इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, बल्कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक विद्युत शक्ति है। जैसे नाभिक इसमें कर रहा है नाभिक में, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये कोई एक दूसरे में कभी नहीं गिरेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी यानी उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से किसका पीएच मान होने की संभावना होती है। इसके कारण दोस्तों का ऑप्शन सी हो जाए 6 से 7 के बीच। यानी सामान्यतः फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। ये होगा 6, यह होगा 7, आपको 6 से लेकर 7 होने की संभावना होती है। पीएच में पैमाना का प्रयोग अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय तथा 7 से अधिक पीएच मान क्षारीयता होती है। 7 से पीएच मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल, ये क्या हो जाएगा आपका क्षार। कितना होता है इसमें, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल पर बात। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जल की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। वहीं देखें जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत यानी अल्टीमेटेड सोर्सेस क्या है, जल की गतिज ऊर्जा है जो जल जब तीव्र वेग से टरबाइन पर गिरता है तो गतिज ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तत्पश्चात यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर किसी स्थान का देशांतर सूचित करने वाला यंत्र है जिसका उपयोग मुख्यतः समुद्री जहाज पर सही समय का मापन करने के लिए किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जब किसी विद्युत को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार बदला बाकी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखेंगे दोस्तों अगर इसका डिस्कस था किसी वस्तु का भार एक सदिश राशि है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है लेकिन उसके भार में कमी जाती है। किसी वस्तु का चांद पर भार उसके पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कटरीना नाम दिया गया है यानी कटरीना नाम किसका दिया गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभंजन यानी ह्यूरिकेन को। कटरीना वर्ष 2005 ईस्वी में कब दिया गया था नाम इसका, 2005 ईस्वी अटलांटिक महासागर में आए विनाशकारी प्रभंजन का नाम दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है प्रकाश वर्ष किसका एकक है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दूरी का। देखें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक पर लाइट ईयर बराबर कितना होता है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। वहीं अगर दोस्तों हम लोग देखें एक पारसेक बराबर पूछ देते कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, एक पारसेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है यानी लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति, सी हो जाएगा जूनो। जूनो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किससे छोड़ा गया, नासा से। नासा द्वारा सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को प्रक्षेपित किया गया एक अंतरिक्ष शोधयान है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायु सेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट 30 मिनट की उड़ान भरी थी। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। देखें दोस्तों भारतीय वायु सेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट 30 मिनट उड़ान भरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे जो 8 जून कब भरते 8 जून 2006 ईस्वी को 8 जून 2006 ईस्वी को उन्होंने यह उड़ान भरी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी जो है काला बक्सा यानी उड़ान अभिलेखी जिसे ब्लैक बॉक्स क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, इसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। वायुयान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करने वाला उपकरण है। इसमें विमान से जुड़ी कई जानकारियां जैसे कि विमान की गति, ऊंचाई, इंजन तथा अन्य यंत्रों की ध्वनि, यात्रियों और पायलटों की बातचीत आदि दर्ज होती रहती है।
सूचना के विश्लेषण के द्वारा विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में दुर्घटना के कारणों की पहचान की जाती है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा दोस्तों? नारंगी रंग होता है, नारंगी रंग की होती है। इससे दोस्तों पता लगाया जाता है कि ब्लैक बॉक्स माने जैसे ही फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसी से पता लगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण वो ब्लास्ट कर जाए, क्रैश कर गई। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों इलेक्ट्रॉन खोज ऑप्शन जे थॉमसन हो जाएगा। इसका ट्रिक द गोपचन यानी हो जाएगा आपको। थॉमस ने किसकी खोज की थी? थॉमस ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन। आपको हो जाएगा गोल्डस्टीन किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। यहाँ जो चैडविक ने किसकी खोज की थी? गोपचन इन्हीं न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। वहीं देखेंगे दोस्तों इसको 23 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। देखें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरण पर अपने एक प्रयोग के दौरान की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैथोड किरण वास्तव में ऋण आवेशित कणों में कण के पुंजे हैं। ये ऋण आवेशित कण परमाणु विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस के परमाणुओं से ही निकले होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जाना गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है दोस्तों, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जीलेट ने किया था। कब किया था दोस्तों? वर्ष 1901 ईस्वी में किंग सी जीलेट के द्वारा किया गया था सेफ्टी रेजर का आविष्कार। इस सेफ्टी रेजर को 15 नवंबर 2004 ईस्वी को 15 नवंबर 2004 ईस्वी को पेटेंट प्रदान किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 ईस्वी में किया था पेंसिलिन का आविष्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा फॉरेनहाइट ने, बी हो जाएगा। वहीं देखेंगे जर्मन भौतिकी विज्ञान की GD फॉरेनहाइट ने 1714 ईस्वी में पारद तापमापी मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था। इसके पूर्व इन्होंने 1709 ईस्वी में माने इससे पहले 1709 ईस्वी में एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किया था। इन्होंने 1724 ईस्वी में 1724 फॉरेनहाइट तापमापी के रूप में अपने नाम वाला तापमापी जारी किया। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? 1876 ईस्वी में किया था टेलीफोन का आविष्कार। कब किया था? जो प्रथम US पेटेंट प्राप्त किया था इन्होंने। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन से में दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ये होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है रडार का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा H टेलर तथा लियो C यंग के द्वारा किया गया था। रडार के आविष्कार कब किया? खोज कब हुआ था दोस्तों? 1930 ईस्वी में किया गया था, 1930 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? टीका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा कब किसका टीका की खोज किया था प्रथम बार? दोस्तों आपको चेचक की टीका की खोज किया गया था, चेचक की टीका की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा फॉरेनहाइट थे। कब किया था दोस्तों? 1714 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा TH मैमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 16 मई
16 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? कैलिफोर्निया स्थित ह्यूज शोध प्रयोगशाला में किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 33 का फोटोन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जकारियस जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दोस्तों जगह बी टी एच मैमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1960 ईस्वी में किया था खोज इसके। 1960 ईस्वी में टी एच मैमन के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया? इसका राइट आंसर दोस्तों काल मापी किसने? ऑप्शन हो जाएगा ये जॉन हैरिसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1761 ईस्वी में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में डायमेलर ने किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था। डायमेलर ने आधुनिक गैस इंजन के प्रोटोटाइप के निर्मित किया था, जिसे उन्होंने 1887 ईस्वी में ई पेटेंट कराई। इस इंजन के उन्होंने सर्वप्रथम दोपहिया वाहन में लगाए। तदुपरांत एक वर्ष बाद इस इंजन की सहायता से दुनिया में पहला 4 पहिया मोटर वाहन बनाया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें 1885 में क्या हुआ था, एक बार और घटना हुआ था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इंडियन नेशनल आईएनसी की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। अगर देखें दोस्तों ए ह्यूम कौन था? एक महान पक्षी वैज्ञानिक था जो कहाँ रहता था? शिमला में। तो इसलिए इसे शिमला का संत भी कहते थे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 तो दोस्तों 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जगह सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था आविष्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 39 करें वाई-1 का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्बिले राइट एंड विल्टर राइट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये पहली उड़ान कब बढ़ती है दोस्तों? देखते हैं। ओहियो निवासी राइट बंधु ऑर्बिले यानी एक बिल्बर ने वाई-1 का आविष्कार किया था। इनके द्वारा निर्मित प्रथम वाई-1 फ्लायर इसका नाम क्या था दोस्तों? फ्लायर आई ओवर राइट द WRIGST राइट फ्लायर की पहली उड़ान कब हुई थी दोस्तों? 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में हुई थी। कैरोलिना से की थी। एक क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है वाई-1 और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा एल्युमिनियम की प्रयोग की जाती है। क्योंकि एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों की जाती है? क्योंकि एल्युमिनियम धातु का प्रयोग की जाती है क्योंकि यह अन्य धातु के वजन से हल्की व सस्ती धातु होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विद्युत की खोज किसने और त्वरित चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे। इन्होंने सिद्ध किया था कि आकाशीय बिजली यानी लाइटिंग बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। उन्होंने त्वरित चालक की खोज की थी जो ऊंची इमारतों की आकाशीय को बिजली से बचाती है। इन्होंने बाइफोकल यानी द्विफोक्सी का आविष्कार लेंस का भी आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का रखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। कब किया था दोस्तों? रॉबर्ट पियरी के द्वारा 6 अप्रैल 1909 ईस्वी को इन्होंने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा INS विराट हो जाएगा। INS विराट देखेंगे तो भारतीय नौसेना में सेंटर श्रेणी में एक वाई-1 वाहक पोत है।
यह हिंद महासागर क्षेत्र में उपस्थित 2 वायुयान वाहक पोतों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण पास्त्र वाई से वाई वाला प्रक्षेपण पास्त्र है, वाई से वाई मार करने वाला पास्त्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी अस्त्र हो जाएगा। देखिए अस्त्र सीमा से पूरे वाई से वाई यानी एयर टू एयर में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसे डीआरडीओ ने भारत में विकसित किया, डीआरडीओ के द्वारा भारत विकसित किया, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में संबंधित नहीं है? कौन परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरॉन। वहीं देखेंगे बात करें दोस्तों, नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश से युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। लगभग इसके दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु ऋणात्मक वैद्युत आवेश युक्त मौलिक अपरमाणविक कण है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी मेरॉन परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। इन दोनों के दोस्तों न्यूक्लियंस भी कहते हैं। इन दोनों के न्यूक्लियंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की द्रव्यमान देखेंगे दोस्तों, क्यों इस कितना हो जाता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.00867 होता है। और वहीं देखें दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.000549। प्रोटॉन की देखेंगे दोस्तों कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1.00728 होता है। और हाइड्रोजन न्यूक्लियस के देखेंगे तो कितना? तो 1.00783 होता है। AMU होता है कितना? इसमें सबसे अधिक किसका है दोस्तों? न्यूट्रॉन की है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं देखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भारत में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्हें खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तथा इससे अधिक द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण छिद्र ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि रमन प्रभाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, CB रमन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? वर्ष 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव दिया गया था। इन्हें कब पुरस्कार भी दिया? रमन पुरस्कार कब दिया था दोस्तों? इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वे एशियाई देश में रहने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव का अगर देखेंगे दोस्तों तो रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश की किरण एक द्रव से निकलते हैं तो इस प्रकाश तरंग को कुछ भाग एक ऐसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है कि आने वाले प्रकाश तरंग की दिशा से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में होता है। देखिए दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। CFC का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर यानी इनहेलर, फोरम के गद्दे में आदि में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्यों तैरती है दोस्तों? क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। इसका समझने का दोस्तों सीधा ट्रिक है, जिसका घनत्व अधिक है कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, और जिसका घनत्व कम वो कहाँ रहेगा? सीधे ऊपर तैरेगा। जैसे देखते हैं अगर बादल और हवा की बात करेंगे तो सबसे अधिक घनत्व किसका होती है? बादल की घनत्व कम होती है तो कहाँ? ऊपर तैरता है। हवा की घनत्व कहाँ कम अधिक होती है तो कहाँ रहता है? नीचे रहता है।
क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पाइसी कारक का एक एजेंट है जो, यानी पाइसी कारक एक एजेंट है जो कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा पाइस को अस्थायी कर देता है, यानी पाइसन यानी इमल्सन, दो या इससे अधिक अभिसरण अभिसरणीय तरल पदार्थ से बना एक मिश्रण है। पाइसीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाइसन का निर्माण होता है। पाइसी कारक यानी इमल्सिफायर कहलाता है। वहीं देखें तो इमल्सिफायर यानी पाइसीकारक वह पदार्थ है जो पाइस की गतिज स्थिरता को बढ़ाकर उसे अस्थायी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि भारत की मिसाइल अगिन अगिन सेकेंड है। कौन सी अगिन अगिन सेकेंड क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज कितना है दोस्तों, रेंज देखेंगे इसका कितना है, 2000 से लेकर 3000 रेंज तक है, 3000 किलोमीटर तक रेंज है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है। कब माना दोस्तों, जब यह बंजर भूमि पर चलती हो या जब इसमें जल वाष्प अंश अधिकतम हो। तो इसका कारण दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं बात करें देखें दोस्तों, वायु को संतृप्त तब माना जाता है जब इसमें जल की वाष्प की मात्रा अधिकतम हो जाती है। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति का मापन यानी आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी द्वारा किया जाता है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना 100% होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मिमी के लंबे होते हैं। देखें दोस्तों स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु अथवा वाक तंतु वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो सामान्यतः 17.5 मिमी से लेकर 25.0 मिमी के बीच यानी मिलीमीटर के लंबे यानी पुरुषों में तथा महिलाओं में कितना 12.5 से लेकर 17.5 मिमी के बीच लंबे स्त्रियों में होते हैं। तो इसका कारण दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपण पास्त्र है। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिशूल हो जाएगा। वहीं देखें दोस्तों त्रिशूल भारत के एकीकृत यानी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी होती है, 9 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक होती है रेंज। भारत ने फरवरी कब दिया था इसको, फरवरी 2008 ईस्वी में आधिकारिक रूप से त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का एक घोषित करता है, किसको निरूपित करता है। जी मतलब का जो दोस्तों ऑप्शन जेनरेशन को, 2G मतलब आए तो जो यानी सेकेंड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। इस कारण दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा केपलर के द्वारा की गई थी। देखेंगे दोस्तों निकोलस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। जो पृथ्वी है दोस्तों ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपको पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द क्या करती है, परिक्रमा करती है आपको। ये हो गया यहाँ पे पृथ्वी आपको सूर्य के इर्द गिर्द क्या परिक्रमा करती रहती है, ऐसे परिक्रमा करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिए जाते। इन्होंने
सर्वप्रथम सूर्य के सौरमंडल का केंद्र का पता बताया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन सी जो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञता। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मर्म केंद्र एमसीएफ यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, हासन कर्नाटक में हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना इसरो द्वारा कर्नाटक राज्य के हासन शहर में मुख्य निर्मित नियंत्रित सुविधा एमसीएफ यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त इसरो द्वारा वर्ष 2005 ईस्वी में स्थापित एक अन्य प्रमुख नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, भोपाल में। भोपाल। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑटो हॉर्न किसका आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, एटम बम का। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग के एक साथ क्या बनाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायु कारक। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सौर ऊर्जा का कारण है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, सनलाइन अभिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि सूर्य उष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। वहीं देखें सूर्य में उष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होकर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उष्मा एवं ऊर्जा में निर्मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रह। देखें ग्रह वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। तथा वे वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ग्रह, विकसित आदि। ग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण योग्य है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन से हो जाएगा, इमारती लकड़ी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इमारती लकड़ी के नवीकरण संसाधन का उदाहरण है नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन। वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। उदाहरण सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 68 का ए हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन 69 का यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की। वहीं देखें दोस्तों यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया यूरेनियम 235 यानी परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिससे उसका नाभिक लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है। साथ ही इस प्रक्रिया में 2 या 3 न्यूट्रॉन विमोचित होते हैं। ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 परमाणुओं के नाभिक को तोड़कर ऊर्जा और न्यूट्रॉन विमोचित करते हैं तथा यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, स्याही कलम का यानी इंक पेन का स्याही नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है। क्यों होती है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। क्योंकि PM 2.5 का अर्थ वायु में उपस्थित ऐसे कण युक्त पदार्थ से है जिसके कणों का आकार 2.5
माइक्रोमीटर इससे कम होती है। ये महीन हानिकारक कण विभिन्न प्रदूषक स्रोतों जैसे धुआं, जल, धुआं, धूल, औद्योगिक धुंध आदि में पाए जाते हैं और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। ये कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 मिलान करने को कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं मिलान करना है कि अंतर्द्वीपीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका राइट आंसर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल कौन हो जाएगा? अगिन 3 हो जाएगा, अगन सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। और अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी पर मिसाइल कौन हो जाएगा? मार्क करने वाली मिसाइल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पृथ्वी को सी देखते ऑप्शन। पृथ्वी से आकाश मिसाइल इसका हो जाएगा आपको त्रिशूल। टैंक बेधी मिसाइल हो जाएगा नाग। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी यानी हैवी वाटर में नहीं होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी पानी की क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। यानी कितना होता है भारी को पानी जल का क्वथनांक साधारण जल से अधिक होता है, यानी भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर, जबकि साधारण क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल यानी प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगिन का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा होता है। अगिन 77 से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भारत के दीर्घ परास मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण कब किया गया था दोस्तों? 22 मई 1989 ईस्वी को की गई थी। ओडिशा कहाँ से की गई थी दोस्तों? उड़ीसा के कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर से दोस्तों चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया जो सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वल टू mc² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में यानी शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, संपीड़ित गैस के आकस्मिक परासरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दोस्तों उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन इसका 78 टाइटेनियम के द्वारा। टाइटेनियम देखें तो धातु के कैसे एक अधिक मजबूत यानी उच्च गलनांक, संक्षारक प्रतिरोध एवं इसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग किया जाता है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? छेद का आकार आपको घटता है, क्योंकि ताम्र की डिस्क को गर्म करने पर इसके छेद का आकार घटेगा, क्योंकि गर्म करने पर धातु का आकार बढ़ता है। चूंकि छेद डिस्क के बीच में है इसलिए डिस्क के अंदर की ओर भी फैलाव होगा और छेद का आकार छोटा होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? इसका उत्तर राइट कौन हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत श्याम प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रोमियम होती है। अगर देखें क्रोमियम चर्म शोधन उद्योग में खालों यानी चमड़े को शोधन द्वारा चमड़े में बदला जाता है। यह शोधन 2 तरीके से किया जाता है, जैसे प्रथम हो जाता है अवारम, कोन्नम, बबूल, बाटिल आदि की छालों से चमड़े का शोधन किया जाता है। दूसरे तरीके में देखें तो बाइक्रोमेट, क्रोमियम सल्फेट आदि रसायनों के द्वारा इस चर्म शोधन किया जाता है।
ये रहा दोस्तों आपका 81 क्वेश्चन टोटल आज का जो फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछने की जरूर पूछ सकता है, इसमें से 10 भी हो सकता है दोस्तों। 5 से 10 क्वेश्चन ले सकते हैं, इसमें से आपको पूछेगा। और फिर से बताया दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए आपको इसका, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों।